Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and I welcome you all on YouTube channel Envira School। तो लास्ट के पार्ट में हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, सारे लॉज हमने अच्छे से क्लियर किए थे। आज का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये मोल कंसेप्ट अधिकतर स्टूडेंट्स के क्या होता है क्लियर नहीं होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम आज का जो है एटॉमिक मास। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक मास, तो अब एटॉमिक मास को जानने से पहले तो हम ये देखते हैं कि एटम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नाउन एज एटम। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा हम उसको एटम कहते हैं। और एटॉमिक मास जैसा कि नाम में कि उसके मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नाउन एज एटॉमिक मास। अब है ना, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एटम क्या होता है, कितना ज्यादा छोटा होता है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो जो उसका मास होगा वो कितना छोटा होगा। अगर एटम खुद इतना छोटा है तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो अब जो उसका मास है वो कैलकुलेट कैसे किया गया। तो जब हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी कि हम किसी एक एटम पर्टिकुलर एटम का मास कैलकुलेट कर सके, उस टाइम पे जो एटम्स का जो मास कैलकुलेट किया जाता था वो रिलेटिवली कैलकुलेट किया जाता था। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड एटम माना गया जिसका मास 1 रखा गया और इस 1 की कोई भी यूनिट नहीं थी। क्यों? जैसे कि हमारे पास बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है, जैसे 12 kg, 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जो ये मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ये सारी यूनिट्स थी। वैसे हाइड्रोजन का जो मास 1 माना गया था उसकी कोई भी यूनिट वहाँ पे डिसाइड नहीं की गई थी और बाकी सारे एटम्स का मास उसके रिलेटिवली कैलकुलेट किया गया। लेकिन the present system of atomic mass is based on carbon 12 as the standard and has been agreed in 1961। जो आज का जो सिस्टम है एटॉमिक मास का वो कार्बन 12 के ऊपर बेस्ड है और ये कब अपनाया गया था? 1961 में। अब यहाँ पे जो ये कार्बन 12 है उसको क्या माना गया? एज ए स्टैंडर्ड माना गया इसको, जो कार्बन 12 है। और हाँ, ये कार्बन 12 दैट मीन्स आइसोटॉप ऑफ एन कार्बन। जो कार्बन 12 की यहाँ पे मैं पूरे टॉपिक में बात करूंगी, इसका मतलब है कार्बन का एक आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास कितना है? 12। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन 12 को क्या माना गया? एज ए स्टैंडर्ड। अब इतने सारे एटम्स थे, सिर्फ इस एक कार्बन में ही ऐसा क्या था कि इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। तो इसको स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया? क्योंकि जो ये कार्बन है जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो क्या थी? सबसे ज्यादा। बाकी सभी एटम्स के कंपैरिजन में जो कार्बन 12 सबसे ज्यादा प्रेजेंट था अर्थ पे। सेकेंड चीज ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव। ना ही तो ये हाईली रिएक्टिव है कि बाकी सबके साथ एटम्स के साथ जाके रिएक्शन कर ले, और ना ही लेस रिएक्टिव। थर्ड, आइसोटॉप्स आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम पे जिस टाइम पे इसको स्टैंडर्ड बनाया गया था उस टाइम पे उसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट है C13 एंड C14। ये आइसोटॉप्स है कार्बन के। तो इन तीनों ही रीजंस की वजह से कार्बन को एज स्टैंडर्ड माना गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे, इन दिस कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड masses of all other atoms are given relative to this standard। अब यहाँ पे जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया गया, तब उसके बाद में जो ये कार्बन 12 है उसके मास को एग्जैक्टली उसके मास को 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर रखा गया। ओके, मतलब कार्बन 12 का मास किसके बराबर है? एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। ओके, और जो बाकी जितने भी अदर एटम्स थे ना उन सब के मासेस इसके रिलेटिव में कैलकुलेट किए गए थे। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब जो एक एटम मतलब कार्बन 12 का एक एटम उसका मास कितना? इतना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि हम एक एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करें, उस वक्त टेक्निक्स थी ही नहीं। लेकिन जब कार्बन 12 का एटम का जो मास कैलकुलेट किया गया था उस वक्त टेक्निक्स थी, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके द्वारा जो कार्बन 12 का एटम का मास कैलकुलेट किया गया था उसका मास कितना आया था? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में अभी यहाँ पे आपको क्या बताया था कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 12 mu। मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन 12 के एटम के मास को 12 mu के बराबर रखा गया।
अब यहाँ पे अगर मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 AMU है तो क्या 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम होगा? होगा ना, क्योंकि मैंने ये इस 12 को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इधर, तो जो वहां पे मल्टीप्लिकेशन में था वो ट्रांसफर होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहाँ से 1 AMU की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि 1 AMU हम किसको कहेंगे, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एक कार्बन का एटम है उसके मास के 1/12 को हम कहते हैं 1 AMU। 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू, मैंने आपको बता दिया कि एक कार्बन एटम का मास कितना है, ये वैल्यू। तो जब हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हाँ, यहाँ पे यूनिट अच्छे से क्लियर रखना कि कौन सी यूनिट कब यूज हो रही है। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये AMU और ये ग्राम है। और जो ये वैल्यू है, जो ये डाटा है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो केमिस्ट्री में ये काफ़ी जगह यूज़ में होने वाला है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि बाकी सारे एटम्स का मास इसके रिलेटिव में कैलकुलेट किया गया था, तो वो कैसे कैलकुलेट किया गया था वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब ये किस में है, ग्राम में, लेकिन ये किसका है, एन एटम, एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। अब हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU होगा, ये होगा। तो फिर अब इसके आगे जब हम मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन AMU, जब हम हाइड्रोजन के एक एटम का मास AMU में कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.0078 AMU। अब इसी को जब हम अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.0080 AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ से भी हो गया क्लियर कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है AMU में वो कितना आ गया, 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से क्लियर रखना कि जब हम AMU का यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट के एक एटम का मास, क्योंकि आगे जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इस चीज को यहीं पे क्लियर रखना कि अगर हम किसी भी मास को अगर AMU में बोल रहे हैं दैट मीन्स उस एलिमेंट के एक एटम का मास है वो। और वैसे दूसरा एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन का इसी टाइप से जब ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया, 15.995 AMU। अब सेकेंड टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। तो फर्स्ट हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, द सेकेंड एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर एलिमेंट है तो उसका आइसोटॉप्स भी प्रेजेंट होगा, आइसोटॉप मीन जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं कि एलिमेंट्स के कितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सभी के मासेस का सम और उन सभी मासेस को जो उनके नेचुरल अबंडेंस है उससे मल्टीप्लाई किया गया हो। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स each multiplied by its natural abundance। Natural abundance that means कि वो आइसोटॉप्स नेचर में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नेचुरल अबंडेंस या फिर रिलेटिव अबंडेंस जो लिया है वो किस में है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या आता है, 100। तो अब इसी एवरेज एटॉमिक मास को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आइसोटॉप्स कार्बन के रिलेटिव अबंडेंस की जो सारे आइसोटॉप्स है कार्बन के वो नेचर में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है एंड इट्स मास इन AMU और इन सभी के मास AMU में। अब यहाँ पे AMU या फिर U, चाहे हम AMU कहें
चाहे हम यू कहें, दोनों बात सेम है। AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट एंड यू दैट मीन्स यूनिफाइड मास। अब जब हम इन आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तब कैसे करेंगे? मास ऑफ आइसोटॉप कितना है? 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई इट्स परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, तो C12 का कितना है? 98.892, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। साइन किसका? समेशन का, तो सम। सेकंड आइसोटॉप्स 1.108 इसका रिलेटिव अबंडेंस, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके एटॉमिक मास यूनिट से, कितना है? 13.0035 प्लस लास्ट आइसोटॉप C14 इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है? 2 × 10⁻⁻10, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके एटॉमिक मास यूनिट से, जो क्या है? 14.00137 एंड डिवाइडेड बाय 100। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब एवरेज एटॉमिक मास कार्बन के लिए कितना आएगा? 12.011 एटॉमिक मास यूनिट स्लैश यूनिफाइड मास। तो कार्बन के लिए जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना है? 12.011 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर करना कि जो एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है कि जो एटॉमिक मास है वो एक स्पेसिफिक आइसोटॉप का मास होता है, लेकिन जो एवरेज एटॉमिक मास है वो नेचर में जितने भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के, उन सभी के मासेस का सम होता है। सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास, तो एटम्स के लिए एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मासेस के सम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O का, ये सबसे सिंपल होता है। तो जब H2O का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट हैं? वैसे टोटल तो 3 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1 और जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 16। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 मल्टीप्लाई बाई इट्स नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, प्लस और क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन नंबर 1, एक ही ऑक्सीजन है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल्स टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एंड 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 + 16 18। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास कितना आया? 18 AMU। मैंने पहले आपको क्या बताया था कि AMU दैट मीन्स एक एटम का मास। जब हम एटम के लिए बात करेंगे तब एक एटम का मास, और जब हम मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तब एक मॉलिक्यूल का मास। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे कितने हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ओके, अब जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तब फर्स्ट हम किसको देखेंगे? कार्बन को। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 और उसका एटॉमिक मास कितना है? 12, तो 12 × 6 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम है? 12 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो 12 × 1 एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 16। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 72 + 12 + 96, जो हमारा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ जाएगा? 180 एटॉमिक मास यूनिट। और वैसे ही अगर मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, तो अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो तब भी हमें मॉलिक्यूलर मास इसी तरीके से कैलकुलेट करना है।
जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है Na2SO4 डॉट 10H2O, जो ये 10H2O है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1 और वापस ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे सोडियम के कितने एटम है हमारे पास? 2, तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4 और इसका एटॉमिक मास 16, तो 4 इंटू 16 प्लस अब यहाँ पे जो टोटल H2 है वो कितने हैं? टोटल H2O के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ब्रैकेट के बाहर 10 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2, तो 2 इंटू 1 इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 इंटू 1 क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 1 है। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 322 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आएगा हमारा वो कितना आएगा? 322। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दे रखे हैं, इन सबको आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaCl। जो NaCl वो क्या एक आयनिक कंपाउंड है। अब जो ये कंपाउंड है वो कैसे एक यूनिट बना के रहते हैं। एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ में प्रेजेंट रहता है, तो इन्हीं के मॉलिक्यूल्स के जो अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको कहते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मासेस के सम को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स दैट हैव नो डेफिनाइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये उन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनका एक डेफिनाइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि NaCl। जो NaCl होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो इसका जब हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब यहाँ पे सोडियम का एटम कितना है? 1 और क्लोरीन का कितना है? 1। तो 23 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1 इक्वल्स टू 23 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 58.5 AMU। तो जब हमने फॉर्मूला मास निकाला NaCl के लिए तो हमारे कितना आया? 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही Fe2SO4 होल थ्राइस, जो ये फॉर्मूला यूनिट है ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला मास वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने NaCl के लिए कैलकुलेट किया था। फेरस का एटॉमिक मास होता है 56, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से जो Fe2 है वो क्या हो जाएगा? 56 इंटू 2 प्लस यहाँ पे बाहर कितने हैं? SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोष्टक के बाहर 3 मल्टीप्लाई बाय सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? 4, तो 16 इंटू 4। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 400 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे AMU का जो मीन्स है वो क्लियर रखना है कि एक फॉर्मूला यूनिट के लिए मास और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूनिट के लिए मास, तो इसी वजह से यहाँ पे AMU का हमने यूज किया है। अब फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है कि जो फॉर्मूला मास है वो आयंस के मासेस का सम होता है जो कि आयनिक कंपाउंड में होते हैं, और मॉलिक्यूलर मास एटम के मासेस का सम होता है जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था फॉर्मूला मास। आज के पार्ट में हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास के बारे में स्टडी की है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।